तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज का क्लास है बायोलॉजी क्लास 10th श्वासन चैप्टर नंबर 2 पार्ट हो जाएगा 3 ना 3 हो जाएगा पार्ट। तो पार्ट हो जाएगा 3। अगर आप लोग जो है कि पार्ट 3 अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा और यूबीसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हुए हैं हम्म, मनुष्य का श्वासन तंत्र पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में हमने जो है कि काफ़ी चीज़ें जो कि पढ़ ली है, ठीक है। आज ये क्लास का लास्ट होगा, मतलब कि ये चैप्टर जो है कि लास्ट होगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू जो है अधिकतर स्थान वो करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, यही ना पढ़ाए थे, यहीं से ना स्टार्ट हुआ था। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना। और यहाँ पे पायरुवेट का आंशिक रूप से विखंडन होता है और यह निर्माण करता है क्या आता है, इथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में एटीपी, यानी कि बोले तो 2 एटीपी का तैयार करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए वायवीय श्वसन के बारे में, तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें जो है कि आपका पूरी तरह से पायरुवेट का विखंडन होता है और यह विखंडन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय क्या बोल रहे हैं? अवायवीय श्वसन का विखंडन कहाँ हो रहा था? तो कोशिका द्रव में हो रहा था। लेकिन वायवीय श्वसन का विखंडन कहाँ हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है कि नहीं? और हम बोले थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब हो रहा है पायरुवेट का विखंडन, तो क्या क्या मिल रहा है हमें? तो मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में एटीपी मिल रहा है, यानी कि लगभग 38, लगभग नहीं 38 को एटीपी जो है कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यही ना। उसके बाद बतलाए थे ऑक्सीजन के अभाव, यानी कहती है कि ऑक्सीजन का अभाव हो या फिर अपर्याप्त मात्रा मिल रही है, ठीक है। तो यह कहाँ हो रहा था? तो हमारी मांसपेशियों के पेशी कोशिकाओं में हो रही थी, जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव हो रहा था, जिसके कारण उस जगह पर वहां पर लेटिक एसिड, एलेटिक अम्ल जो है कि जमा हो जा रहा था, जिससे हमें दर्द उत्पन्न हो जा रहा था। ये चीजें बतला दिए थे। उसके बाद पढ़ाए थे क्या चीज के बारे में? तो वायवीय श्वसन के बारे में क्या आता है? तो अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर के बाद क्या हुआ था? तो पढ़ाए थे सजीव में श्वसन, सजीव किस तरह से श्वसन करता है, ठीक है। ये तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या किया था? सजीवों को 2 भागों में बांट दिए थे। एक था पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, एक था जंतु कैसे श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, तो पेड़ पौधे का श्वसन अंग क्या होता है? तो पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। लेकिन रात में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण तो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बता दें कुछ धार्मिक पौधे हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये बताए थे। फिर बतलाए थे क्या चीज के बारे में? कि पेड़ पौधे का श्वसन क्या होता है? तब पत्ती होता है, दूसरा होता है तना, तीसरा होता है जड़, ये 3 गो होता है। पत्ती कैसे श्वसन करती है ये भी बतला दिए थे, है ना। रंध्रों के द्वारा या स्टोमाटा के द्वारा करती है, कैसे करती है ये भी बतला दिए थे हम। उसके बाद बतलाए थे किसके बारे में? तो तना के बारे में बताए थे। तना में कैसे श्वसन होता है?
तो देखिए ताना में श्वसन बताए थे कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं, यही बतला दिए थे। उसके बाद बताए थे किसके बारे में, तो जड़ के बारे में। जड़ जैसे कैसे श्वसन करता है, तो ये मूल रोम के द्वारा करता है। कैसे करता है, तो मूल रोम के द्वारा करता है। मूल रोम के बारे में कैसे बताए थे, ये भी हम जो कि अच्छा तरह से समझा दिए हुए हैं। आप जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पौधे में श्वसन कैसे होता है, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद था नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या बोलते हैं, जंतु में श्वसन कैसे होता है। तो जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, तो हम बताए थे कि जंतु को भी दो भाग में बांट दो। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सारी चीजें बता दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे एक कोशिकीय का, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अमीबा और पैरामीशियम कैसे अपना श्वसन करता है, ये बतला दिए थे, है ना। अमीबा के लिए कोई विशेष और पैरामीशियम के लिए कोई विशेष क्या नहीं होता है, अंग नहीं होता है। लेकिन पैरामीशियम के लिए विशेष अंग होता है, अमीबा के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। ये बतला दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे, तो बहुकोशिकीय जीव में, तो बहुकोशिकीय जीव में श्वसन अंग तीन तरह से होता है। एक तो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा करेगा, और दूसरा करेगा आपका गिल्स या फिर गलफ्रा के द्वारा, और तीसरा होता है फेफड़ा के द्वारा। अब उसके बाद बतलाए थे कि क्या बोलते हैं, उसका नाम है ट्रेकिया या श्वसन नली से कौन कौन जो है कि श्वसन करता है। जैसे कुछ कीट थे, उसके बारे में बतलाए थे। उसके बाद क्या था, तो फिर आता है आपका श्वसन नली हो गया, ट्रेकिया यानी हो गया। उसके बाद आता है गिल्स, गिल्स के द्वारा कौन श्वसन करता है, ये भी बतला दिए थे। उसके बाद बतलाए थे पीसीज, जिसको कहते हैं पीसीज वर्ग के वर्ग। पीसीज वर्ग के जंतु जो है कि क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा, गलफ्रा के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या चीज बताए, तो नेक्स्ट आता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा बोले तो लंग्स, लंग्स के द्वारा जो है कि आपका मेमेलिया वर्ग, जैसे हम लोग मेमेलिया वर्ग में आते हैं, है ना, वो लोग करता है। उसके बाद कौन करता है, तो पक्षी वर्ग करेगा, जिसके बीच कहते हैं रेप्टिलिया करता है। रेप्टिलिया जो सरीसृप जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है उभयचर के बारे में बताए थे। उभयचर में उभयचर कैसे श्वसन करता है, तो ये तीनों तरह से श्वसन करेगा, गिल्स के द्वारा भी करेगा, फेफड़ा के द्वारा भी करेगा, और ट्रेकिया के द्वारा भी श्वसन कर लेता है। तो ये कैसे करता है, ये जो है कि आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया गया है ना। लगभग एक घंटा का वीडियो है ना, उसमें जो कि बहुत अच्छा से समझाया गया हुआ है, उसको जरूर जाके आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र का मतलब क्या, श्वसन तंत्र का मतलब क्या, तो जैसे कि यहाँ पे देख समझिएगा, मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र किस तरह से होता है, तो देखिए मनुष्य का श्वसन अंग, श्वसन श्वसन अंग, ये जो मनुष्य का श्वसन अंग होता है, मनुष्य का श्वसन अंग, ये मनुष्य है। अब क्या क्या, ये देखिए यहाँ पर सारी चीजें समझ लीजिएगा आसानी से, उसका लिखवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग। अब भाई मनुष्य का श्वसन अंग जो है, ये कैसे श्वसन करेगा बताइए, तो नाक से करता है। तो लिखेंगे यहाँ नासिका, नासिका, और नासिका से किधर जाएगा, तो नासिका से होते हुए श्वसन कहाँ पर चला जाएगा, तो कंठ द्वार, क्या बोले हैं, कंठ द्वार। कंठ द्वार के पास में ही स्थित होता है फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, क्या होता है, तो फेरिंग्स होता है। अब देखिएगा फेरिंग्स के बाद क्या, अभी कंठ द्वार क्या, जैसे कि देखिए हम लोग जो है कि क्या करते हैं, नाक से जो है कि क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मुख से भोजन खाते हैं, है ना। अब नाक और श्वसन का भाग हिस्सा जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये दोनों जाकर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, तो नाक और श्वास मुख का हिस्सा दोनों जाकर मिला है। क्योंकि यहाँ पर हम बतलाए थे ना, जब पाचन तंत्र पर आ रहे थे, तो यहाँ पे दो पाइप होता है, एक होता है श्वास नली वाला पाइप, एक होता है ग्रास नली वाला पाइप। ग्रास नली बोले तो इसोफेगस, फूड पाइप बोले थे, भोजन पाइप बोले थे। उसके बाद श्वास नली वाला बोले थे कि हम लोग श्वासन नली श्वासन जब पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बोले थे ना। तो यहाँ से दूगो क्या कर रहा था, दूगो निकल रहा था पाइप, तो ये दोनों यहाँ पे जाकर मिल गया, यहीं पे स्थित था क्या, तो एपिग्लोटिक्स जो भोजन को
निगल द्वार में नहीं जाने दे रहा था। निगल द्वार बोले तो क्या, तो ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन को नहीं जाने दे रहा था, भोजन को जाने दे रहा था। और ये श्वास नली में एपिग्लोटिस उसको, एपिग्लोटिस जो जो था क्या कि श्वास नली को, रास्ता को बंद कर दे रहा था, क्योंकि इसको भोजन पसंद नहीं है। इसको क्या पसंद है, तो श्वसन पसंद है। अब इसमें एपिग्लोटिस है। अब क्या हुआ कि जब हम लोग भोजन खाते हैं या भोजन खाते हुए मोबाइल देखते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो क्या होता है कि एपिग्लोटिस समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें, और खाना खाते, जैसे ही खाना खाते हैं और ये एपिग्लोटिस सीधे के सीधे खड़े रह जाता है, ये श्वासन नली रास्ता को बंद नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि श्वास नली वाले रास्ते में और ग्रास नली रास्ते में दोनों में भोजन प्रवेश कर जाता है। तो ग्रास नली वाले रास्ते में भोजन गया तो ठीक ठाक है, क्योंकि उसको भोजन पसंद है। लेकिन श्वासन नली वाले रास्ता में किस क्या पसंद नहीं है, भोजन पसंद नहीं है। अब ये आश्चर्यजनक हो जाता है कि अरे ये क्या आ गया। अब इसको क्या करता है, दम सीना ऊपर क्या करेगा, फेंकेगा, उछाल के फेंक देगा। तो देखती है नाक माहे जो क्या आता है, खाना जो भोजन किए तो वो बाहर निकल जाता है, नहीं निकल जाता है, क्योंकि उसको श्वसन पसंद है, श्वास नली को भोजन पसंद है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहीं पे जो मुख द्वार और नासिका दोनों मिलता है, तो वहीं पे रहता है, उसी को बोलते हैं कंठ द्वार। और कंठ द्वार के पास में स्थित होता है फेरिंग्स, क्या कहते हैं, फेरिंग्स होता है। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद देखिएगा, फेरिंग्स से कंठ द्वार से होते हुए श्वासन कहाँ तक ले आ गया, श्वासन जो है कि पहुंच गया यहाँ तक, इसको बोलते हैं लेरिक्स। क्या बोलते हैं, देखो लेरिक्स क्या कहते हैं, लेरिक्स, लेरिक्स को बोलते हैं स्वर यंत्र, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र इसको कहते हैं, ये जब यहाँ पे हवा जाता है ना, हवा जाता आता है तो ये वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करेगा, कप कपाएगा, इसी को बोलते हैं लेरिक्स को, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तो साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो श्वासन नासिका से होते हुए कहाँ तक चला गया, लेरिक्स तक, नासिका से होते हुए कंठ द्वार, कंठ द्वार से होते हुए लेरिक्स तक, यानी स्वर यंत्र तक एंट्री कर गया। ये मुख द्वार का तो कोई अभी रोल नहीं है ना, हमको तो पढ़ना है श्वास नली, मुख द्वार के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग पाचन तंत्र में अच्छी तरह से मुख के बारे में पढ़ लिए थे, किस तरह से भोजन जा रहा था। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन के बारे में, तो श्वसन के बारे में अच्छा तरह से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो श्वसन नासिका से होते हुए कहाँ चला गया, लेरिंग्स तक। अब लेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया बोले तो श्वास नली में जाएगा, ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाएगा। तो अब कहाँ तक ले चल जाएगा, तो लेरिंग्स से होते हुए कहाँ चला गया, श्वास नली। तो यहाँ लिख देते हैं लेरिंग्स, क्या लिख देते हैं, लेरिंग्स। लेरिंग्स बोले तो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र में स्वर यंत्र हो गया। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा बताओ, तो बता है ट्रेकिया में पहुंचेगा यानी श्वास नली में, तो लिखेंगे श्वास नली, श्वास नली। और श्वास नली को ही क्या बोलते हैं, तो ट्रेकिया बोलते हैं, नली ओ नीली हो गया, अब हो गया, ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया तक ले, कहाँ तक पहुंच गया श्वासन, ट्रेकिया तक एंट्री कर गया। इधर लिख लो, इधर लिखने में नहीं बनेगा फिर मुझे, श्वासन को यहाँ लिखो, ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर कहाँ जाएगा, तो ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया तक श्वासन आ गया। और ट्रेकिया से फिर कहाँ चला जाएगा, तो फेफड़ा में चला जाएगा, ये फेफड़े ना है, इस फेफड़ा में चला जाएगा यानी लंग्स में चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, चला गया फेफड़ा में। अब इससे क्या करेगा, फेफड़ा में चला जाएगा और यहीं पे बैठा हुआ रहता है, टुकुर 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 देखते हो क्या, तो ये टुकुर टुकुर फेफड़ा में कौन बैठा रहेगा, ब्लड।
और ये ब्लड जो भी टुकुर टुकुर देखेगा किसको, ऑक्सीजनवा को। ऑक्सीजन जैसे ही आएगा, अब देखो ऑक्सीजन में वायुमंडल से ऑक्सीजन लिए, हवा लिए, तो हवा चला यहाँ से, कहाँ से, तो यहाँ से हवा चला, फिर यहाँ भी हवा चला, चला ना। अब कहाँ हवा चलेगा, यहाँ पर भी हवा चलेगा, यहाँ पर भी हवा चल रहा है, हवा चलते आया। अब हवा जब चलते चलते आया तो यहाँ पर क्या बैठल था, रक्त। तो इस फेफड़े में पसंद है किस, इस फेफड़ा को पसंद है केवल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पसंद है तो फेफड़ा में हवा के साथ सब आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन भी आया आया। अब क्या करेगा, इसको पसंद है खाली फेफड़ा को ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को हटा देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। और यहाँ पे रक्त बैठल है, रक्त ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अभिक्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और ये ले जाएगा कहाँ तक, तो शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। बताते हैं फिर आगे। तो इस तरह से क्या हो गया, फेफड़ा में श्वासन पहुंच गया, फेफड़ा में श्वासन पहुंच गया, हम श्वासन कर लिए, जितना जरूरी था उतना उपयोग कर लिए। कहानी समझ में आई आप। तो देखो हम लोग श्वासन, देखो तो कुछ बोल रहा था श्वासन तंत्र क्या है, तो श्वासन तंत्र का मतलब होता है, तंत्र का मतलब कि श्वासन में जो जो अंग भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है श्वासन करने में, उसी को कहते हैं श्वासन तंत्र। और समझ में आया। तो देखो नासिका भाग ले रहा था, तो नासिका भी एक अंग हुआ, कंठ द्वार भी भाग ले रहा था, तो ये भी क्या हुआ, अंग हुआ। लेरिक्स भी भाग ले रहा था, तो ये भी एक अंग हुआ। श्वास नली भी भाग ले रहा था, ये भी एक अंग हुआ। और फेफड़ा भी एक भाग है, ये भी भाग ले रहा था, ये भी एक अंग हुआ। हम लोग पढ़े हुए 9th क्लास में हम पढ़ाए होंगे कि कोशिका कोशिका मिलता है तब जाके उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक उत्तक मिलता है तब जाके अंग का निर्माण होता है, और अंग अंग मिलता है तो क्या बनता है, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र का निर्माण होता है तब देखो एक बॉडी का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी तरीका से श्वासन में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, जो जो अंग भाग ले रहे हैं इन सभी को मिलाते हैं तो कहते हैं इसको तंत्र। क्या कहते हैं, तंत्र। तो इसी को कहते हैं श्वासन तंत्र। यानी कि श्वासन में जो जो अंग भाग ले रहा है, जो जो अंग हिस्सा ले रहा है, उसी को कहते हैं श्वासन तंत्र। तो अब लिख लो आसानी से, नासिका छिद्र, नासिका, कंठ द्वार, लेरिंग्स, श्वास नली और फेफड़ा मिलकर श्वासन तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, नासिका, नासिका बोले तो नाक, कोमा, कंठ द्वार, कंठ द्वार समझ में आया ना क्या बोले हैं, कंठ द्वार, उसके बाद लेरिक्स, उसके बाद कौन था, ट्रेकिया यानी श्वास नली, ठीक है। अब और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और फेफड़ा, फेफड़ा, नासिका, कंठ द्वार, लेरिक्स, श्वास नली और फेफड़ा मिलकर श्वासन श्वासन तंत्र का निर्माण करता है, श्वासन तंत्र का निर्माण करता है, या करती है या करता है, लिख लो। समझ में आ गया इतना, इतनी बातें समझ में आ गया पूरा। अब पढ़ेंगे एक 1 by 1 इस सब के बारे में, ठीक है। 1 by 1 जो है कि हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे नासिका के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, नासिका बोले तो नोज, नासिका बोले तो क्या, नोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नासिका बोले तो क्या पढ़ेंगे, नोज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं नासिका, हेडिंग क्या हो जाएगा, नासिका यानी नोज हो जाएगा।
अब देखिए नासिका के बारे में देखा जाए तो नासिका में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा नाक है, ठीक है। नाक जो मेरा है, इस वाले अगला वाले भाग को मैं आसानी से इधर मूव कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ पूरा, इधर भी घुमा सकता हूँ पूरा, ऊपर भी घुमा सकता हूँ, नीचे भी बैठा सकता हूँ। तो क्या इसमें हड्डी नहीं है? है ना। कौन सा हड्डी है? तो कोमल हड्डी है, बहुत ही ज्यादा कोमल है। लेकिन इसका एक शेप बना हुआ है ना, एक शेप तो बना दिया हुआ है, आकार बनाया हुआ है। कान में भी देखो हड्डी है कि नहीं है ना। लेकिन ये भी देखो, जिधर उधर हम लोग घुमा दे रहे हैं इसको, यानी कि इसमें कोमल हड्डी पाया जाता है। नाक कान में कोमल हड्डी, इस कोमल हड्डी को क्या कहते हैं? तो उपास्थि कहते हैं। तो ये जो हमारा नाक का अगला सिरा जो है, यह उपास्थि हड्डी है। कौन सा हड्डी है? उपास्थि हड्डी है, ठीक है। अब देखो ये नाक का जो पिछला वाला हिस्सा दिख रहा है, मेरा नाक पर ही समझ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नाक का जो मेरा पिछला वाला सिरा दिख रहा है आप लोग को भी, ऑनलाइन वाले, तो ये नाक का जो पिछला सिरा देख रहा है, क्या मैं इसको इधर घुमा पा रहा हूँ, ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह हड्डी जो है कि बहुत ही ज्यादा कठोर है, इसलिए यह मूव नहीं कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिएगा इस हड्डी को क्या कहते हैं? तो यह अस्थिका है। क्या है? यह हड्डी अस्थिका बना हुआ है। अस्थि हड्डी जो है कि बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, इसलिए यह लुचबुच या घूम घाम मूव नहीं हो पाता है। लेकिन ये मूव हो रहा है आसानी से, उपास्थि वाला, यानी लुचबुच कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो जो हमारा नाक का अगला वाला हिस्सा जो होता है, वो कौन से हड्डी का है? उपास्थि हड्डी से बना होता है। और नाक का पिछला सिरा कौन से हड्डी से बना होता है? अस्थि से बना होता है, ठीक है। अब बताइएगा हमें, ये लड़की सब या जो स्त्री सब होती है, वो उपास्थि वाले में उपास्थि वाले में उपास्थि वाले भाग में छेद करवाती है या अस्थि वाले भाग में छेद करवाती है? उपास्थि वाले भाग में छेद करवाती है। नहीं तो अस्थि वाले में करवाएगी तो क्या होगा? हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस वाले भाग में नाक में पहनने के लिए जो भी चीज वो पहनती है, गोल्ड पहनती है, तो नाक उपास्थि वाले भाग में छेद करवाएगी, है ना। तो सवाल आपसे पूछ सकता है, बताइए कि स्त्री जो नाक में पहनती है गोल्ड, चाहे कुछ भी, वह अस्थि वाले हिस्से में छेद करवाती है या उपास्थि वाले हिस्से में छेद करवाती है? उपास्थि वाले हिस्से में छेद करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि वह हड्डी जो होता है उपास्थि का बना होता है और वह कोमल होता है, इसलिए। अब समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिए इस नासिका में, देखिएगा नाक में, तो नासिका में आपको दो को क्या दिखने को मिल रहा है? गोल आकार का छिद्र दिखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं नासिका छिद्र, है ना। क्या बोलते हैं? तो नासिका छिद्र बोलते हैं, नासिका छिद्र बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो मिलेगा नासिका वेशम। अब देखिएगा नासिका वेशम को अलग कर रहा है कौन? जैसे ये दो छिद्र है, तो ये दोनों के बीच में वो दोनों को अलग कर रहा है, तो कोई ना कोई हिस्सा जो है इसको अलग कर रहा है ना, है। इसको बोलते हैं पट्टी। देखो यहाँ पे है ना, अंदर में जो पट्टी है, अभी दिखा नहीं सकते इसको अंदर से, लेकिन नासिका में दोनों को अलग कर रहा है छिद्र को, उसको नासिका जो छिद्र को अलग कर रहा है उसको कहते हैं नासिका पट्टी। क्या कहते हैं? नासिका पट्टी कहते हैं। अब एयर कहाँ से चला? नाक से चला, नासिका छिद्र से होते हुए कहा नासिका वेशम, नासिका वेशम से नासिका पट्टी। अब नासिका पट्टी से क्या होता है पता है? नासिका पट्टी या भी नासिका वेशम के आगे होता है क्या चीज? तो प्रकोष्ठ या प्रघान होता है। क्या होता है? तो प्रघान या प्रकोष्ठ होता है। आप समझो, देखो ऐसे, ये नासिका वेशम है, दोनों छिद्र है, तो ये दोनों छिद्र कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ना,
तो देखो ये दोनों छिद्र कहीं ना कहीं जाके मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रकोष्ठ या प्रघान कहते हैं, प्रकोष्ठ या प्रघान कहते हैं। अब प्रकोष्ठ या प्रघान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं पता है? घ्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण कहते हैं। अब यही घ्राण वाला जो घ्राण होता है, इसी के वजह से, इसी की सहायता से मनुष्य या कोई भी जानवर किसी भी वस्तु को सूंघ पाता है, घ्राण की वजह से। तो जिस जिस जानवर में घ्राण क्षेत्र ज्यादा होता है, उसका सूंघने की शक्ति ज्यादा होता है। जिसमें घ्राण शक्ति कम होता है या घ्राण क्षेत्र कम होता है, उसमें सूंघने की शक्ति क्या होता है? कम होता है। अब ऐसे समझिए, हम लोगों में घ्राण शक्ति जानवरों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, और जानवरों में ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये रहा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें सबसे अधिक घ्राण क्षेत्र होता है या सूंघने की शक्ति होती है? बताइए बताइए। हम लोग भी जानवर हैं, लेकिन हम लोगों में कम होता है। हम लोग नॉर्मल नॉर्मल चीज को ही सूंघ पाते हैं, अधिक मतलब ज्यादा उच्च श्रेणी में कोई वस्तु को सूंघ नहीं पाते हैं, अंदाज नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वो जानवर है। तो क्या होता है? डॉग होता है ना, यानी कुत्ता। देखते हैं, इसलिए ना कुत्ता को जो है कि क्या बोलते हैं, पुलिस वाले से रखे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका घ्राण शक्ति जो होता है ना, बहुत ज्यादा तेज होता है। वो देखते हैं कोई क्राइम होता है तो वहां पर कुत्ता को ले जाया जाता है। जो आम मनुष्य उस अ, उस वस्तु का पता नहीं लगा सकता है, सूंघ का पता नहीं लगा सकता है, जो वो कुत्ता लगा लेता है कि नहीं? क्योंकि उसका घ्राण शक्ति क्या होता है? ज्यादा होता है, घ्राण क्षेत्र ज्यादा है, सूंघने की शक्ति ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से सूंघ पाता है। तो और समझ में आया? तो नासिका से कहाँ कहाँ पहुंचा हवा, बताइए। तो ये रहा नासिका, और नासिका से, नासिका छिद्र से हवा कहाँ तक ले जा रहा है? देखो, नासिका छिद्र से हवा पहुंचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, नासिका वायुमंडल से क्या लिए? हवा लिए, और नासिका छिद्र से एंट्री किया। नासिका छिद्र से एंट्री किया तो फिर कहाँ गया बताओ? नासिका छिद्र, और नासिका छिद्र से नासिका वेशम, नासिका वेशम। अब देखिए, नासिका वेशम से फिर एयर कहाँ पहुंच गया? तो प्रकोष्ठ वाले भाग में। प्रकोष्ठ को ही बोले थे क्या? तो बताइए, प्रकोष्ठ हो क्या, क्या बोल रहे थे? आ? बोल रहे थे प्रधान, प्रकोष्ठ हो गया। अब प्रकोष्ठ को ही बोले थे प्रधान। अब एयर कहाँ तक ले चला आया? प्रकोष्ठ। अब प्रकोष्ठ वाले क्षेत्र को क्या कर रहे थे? घ्राण कर रहे थे। घ्राण, घ्राण, प्रधान नहीं है, घ्राण है, घ्राण वाले ने। अब इसमें क्या होता है कि घ्राण में जिसकी शक्ति ज्यादा होता है वो अच्छा तरह से सूंघ पाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, जिसका घ्राण शक्ति ज्यादा होता है वो अच्छा से सूंघ पाता है कि नहीं? सूंघ पाता है। इतना ही हो गया, बस कहानी खत्म। अब ये एयर कहाँ तक चला गया? घ्राण तक आ गया है, यानी कि नासिका तक पहुंच गया हुआ है, एंट्री कर गया हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पढ़ेंगे फिर इधर से कंठ द्वार से होते हुए। ये कंठ द्वार कहाँ खुलेगा? तो कंठ द्वार खुलेगा श्वास नली में, यानी ट्रकिया वाला भाग खुलेगा, खुलेगा ना, ट्रकिया वाला भाग में खुलेगा। तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक समझिए। तो यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बारे में एक एक करके लिख देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए,
तो नासिका से हवा पहुंचा यहाँ तक, फिर नासिका से हवा पहुंचा, नासिका वेशम से हवा पहुंचा प्रकोष्ठ तक। अब प्रकोष्ठ से हवा कहाँ पहुंच गया? घ्राण तक। और घ्राण से ही हम लोग क्या कर पाते हैं बताओ? तो घ्राण से ही हम लोग किसी भी वस्तु को सूंघ पाते हैं, पहचान कर पाते हैं कि यह चीज है यहाँ पर, है कि नहीं? अब गरम गरम जिलेबी निकलता है, चाहे गरम गरम समोसा निकलता है, तो कैसे पता कर लेते हैं? इसी से ना, नासिका वेशम से है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसी के बारे में लिखेंगे, यह मुख, ये मुख है, इसके ऊपर में ना स्थित है नाक, तो लिखेंगे कॉमन, तो यह यानी नाक मुख के ठीक ऊपर स्थित होता है। अब बताइए क्या होता है, फिर बताइए। तो अब लिखेंगे नासिका में, यानी कि लिखेंगे नासिका, लिखेंगे इसमें, इसी के बारे में लिख रहे हैं, तो लिखेंगे इसमें दो गोलाकार छिद्र होता है, जिसे नासिका छिद्र कहते हैं। छिद्र कहते हैं, ये समझ में आ गया? दो वो छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो नासिका छिद्र कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी को बोलते हैं क्या चीज? तो नासिका वेशम। इसमें दो गोलाकार नासिका छिद्र, ऐसे लिख लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, देखिए इसमें दो गोलाकार, तो दो गोलाकार क्या है? तो नासिका छिद्र ना है, तो इसको लिखेंगे इसमें दो गोलाकार नासिका छिद्र होता है। नासिका छिद्र होता है ना? नासिका छिद्र होता है, जिसे नासिका वेशम कहते हैं। कहते हैं, ये समझ में आ गया? अब एयर कहाँ तक पहुंच गया था? नासिका वेशम तक। नासिका वेशम से अब क्या आएगा? तो प्रकोष्ठ में आएगा। तो अब देखिए प्रकोष्ठ, तो प्रकोष्ठ क्या होता है? तो प्रकोष्ठ में हम बतलाए थे क्या कि नासिका, पहले नासिका पट्टी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा था कि नासिका छिद्र को अलग कर रहा था, तो लिखेंगे नासिका नासिका वेशम, नासिका वेशम को अलग करने वाली पट्टी को, अलग करने वाली पट्टी को करिए, क्या बोलते उसको? नासिका पट्टी, नासिका पट्टी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब क्या होता है, नासिका वेशम को अलग करने वाली पट्टी को नासिका पट्टी कहते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, हाँ, अब लिखिएगा नासिका का, नासिका का अगला हिस्सा, बताइए, नासिका, नासिका का अगला हिस्सा उपास्थि
का बना होता है, बना होता है ना, जबकि पिछला हिस्सा जबकि पिछला हिस्सा जबकि पिछला हिस्सा उपास्थि का बना होता है, अस्थि का बना होता है, सॉरी, अस्थि का बना होता बना होता है, यहाँ लिख दिए हैं, बना होता है। ये समझ में आ गया। अब क्या इस जगह बचा नहीं। अब क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो नासिका नासिका वेशम में, तो अब इसी में पढ़ेंगे नासिका वेशम में दो, नासिका वेशम दोनों, नासिका वेशम दोनों एक जगह, हम बोले थे ना कि नासिका वेशम दो अलग अलग छिद्र है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, ठीक है, तो मिलेगा जाकर कहीं ना कहीं, तो उसे क्या बोले थे, प्रकोष्ठ या प्रघान बोले थे। तो लिखेंगे नासिका वेशम में, नासिका वेशम दोनों एक जगह मिलता है या मिल जाती है, जिसे प्रकोष्ठ या प्रघान कहेंगे। कहाँ लिखे, चलिए इसका पहले लीजिए इतना शॉर्ट स्किन, उसके बाद जो कि फिर जो है कि आगे लिखते हैं मिटाकर। चलिए हो गया, अब ये मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या बोले थे कि नासिका, अरे दो छिद्र है, ये दो छिद्र है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, कैसे है कि ये दोनों अलग रहेगा, इसे उठल रहेगा, नहीं ना, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। अब मिलता है इधर साइड में, किनारे जाके मिलेगा, ठीक है, तो ये मिल गया, तो नासिका छिद्र को, नासिका वेशम एक जगह जाकर मिल जाती है, जिसे 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 प्रकोष्ठ या प्रघान कहते हैं। अब लिखेंगे प्रकोष्ठ या प्रघान वाले क्षेत्र को, प्रकोष्ठ या प्रघान वाले क्षेत्र को घ्राण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, प्रकोष्ठ या प्रघान कहते हैं, घ्राण की सहायता से घ्राण की सहायता से घ्राण की सहायता से मनुष्य किसी वस्तु की, घ्राण की सहायता से मनुष्य किसी वस्तु की किसी वस्तु को, लिखो यहाँ को, सूंघ पाता है, पाता है। हो गया, समझ में आया। अब लिखिएगा, यहाँ पर लिखना होगा, लिख सकती है मनुष्य में घ्राण क्षेत्र या सूंघने
की क्षमता, सूंघने की क्षमता, घ्राण क्षेत्र या सूंघने की क्षमता कम होती है, कम होती है, जबकि जानवरों में ज्यादा। लेकिन कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें घ्राण क्षेत्र ज्यादा होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं कुत्ता में सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया है? इतना लिख लीजिएगा ना अच्छा से समझ समझ के। अब बेटा है, जल्दी से आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फटाक से। चलिए अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नासिका पूरा समझ में आ गया। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? आप कौन बच गया देखिए वहां पे, लेरिंग्स। लेरिंग्स तक कोई दिक्कत नहीं, लेरिंग्स तक समझ में आ गया सही पे। लेरिंग्स में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं उसमें। कंठ द्वार कहाँ मिलता है, कहाँ खुलता है? तो मतलब है कि यहाँ की श्वास नली में खुलता है। क्या तो ये हो गया? लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं नासिक लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या पता है लेरिंग्स? इसमें क्या लिखा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें। उसको रहने दो, इतना ही। ला लिखिए देते हैं। लिख लो लेरिंग्स। ये स्वर यंत्र में देखिएगा क्या बतला रहे हैं। लिखना क्या है? तो लिखिएगा यह कंठ द्वार द्वार के ठीक नीचे स्थित होता है। होता है, ये समझ में आ गया? कंठ द्वार के ठीक नीचे स्थित होता है। अब क्या लिख दे? यह ठीक कंठ द्वार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यह कंपन हवा के कारण करता है। हो गया, क्या था इसमें? ऐसे भी हम बोलिए दिए थे, इसमें कुछ तो था ही नहीं। चलिए जल्दी लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वास नली। इसमें ज्यादा मजा आएगा। लेरिंग्स के बारे में, सॉरी ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया यानी श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेकिया लिखते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्रेकिया के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। आइए पढ़िए ट्रेकिया के बारे में। अब ट्रेकिया के बारे में ध्यान समझिएगा। नासिका से श्वसन कहाँ तक पहुंच गया हुआ है? ट्रेकिया तक।
अब ये जो ट्रेकिया आपको जो दिख रहा है, ये ट्रेकिया, इसकी जो लंबाई होती है ना, 11 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है ट्रेकिया की। तो सवाल में आपसे पूछेगा कि बताइए ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए ये लेरिंग्स जो दिख रहा है, लेरिंग्स, ये लेरिंग्स श्वास नली जो है लेरिंग्स से जुड़ा होता है। तो लिख लीजिए, लिखते चलते हैं क्या, समझाते चलेंगे लिखते चलते हैं। यह यानी कि हाँ, यह लेरिंग्स, श्वास श्वास श्वासन आएगा तब है ना ट्रेकिया में पहुंचेगा, यानी लेरिंग्स से जुड़ा हुआ है। तो यह लेरिंग्स या स्वर यंत्र से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अब क्या होता है, श्वास नली से जुड़ा होता है। अब लिखेंगे इसकी लंबाई, ट्रेकिया की लंबाई, किसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और व्यास, व्यास इसका ये वाला गोलाई कितना है, 16 मिलीमीटर है, 16 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें ये जो दिख रहा है तुमको, ये गोल गोल, ये क्या होता है? तो ये होता है अपूर्ण रिंग। क्या होता है? अपूर्ण रिंग मतलब क्या, यानी कि इस तरह से होगा उसको क्या कहेंगे, पूर्ण रिंग। अब बताओ जब इस तरह से है तो इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण रिंग, यानी कि अपूर्ण वलय, यानी कि इनकम्प्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग किसको कहेंगे, इसको। अब बताओ ये क्या कंप्लीट रिंग है, क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट रिंग हो गया। इनकम्प्लीट रिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो होता है सी आकार का है कि नहीं है, बोलो। ABCD यानी कि अंग्रेजी अक्षर सी के आकार का है कि नहीं? अब ये यहाँ पर क्यों होता है ट्रेकियालन, तो अब ये समझिए ट्रेकियालन क्यों होता है। तो देखिएगा क्या बतला रहे हैं। तो ट्रेकिया में जब हम लोग श्वासन करते हैं, श्वासन किए तो श्वासन करेंगे तो ये अंदर जाएगा हवा, और तो हवा जाएगा तो ये खुल जाएगा, आसानी से खुल जाएगा, और सांस अंदर चला जाएगा। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना होगा तो ये फिर इधर से आएगा, और ये खुला रहेगा, आसानी से बाहर निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। अब मान लीजिए कि ये नहीं रहता तो खाली श्वासन करते हैं, तो श्वासन करते तो अंदर तक चला जाता, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का बारी आता, यानी हवा को जब निकालने का बारी आता तो इधर सिकुड़ गल रहता, क्योंकि जाने के समय तो खुल जाता, और जब निकलने के समय बारी आता तो इधर खुलता नहीं, क्योंकि सिकुड़ जाता, सिकुड़ जाता तो सिकुड़ रहता, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, इसीलिए इसीलिए इसका यानी कि अपूर्ण वलय का होना जरूरी होता है, यानी इनकम्प्लीट रिंग का होना जरूरी होता है। समझ में आया? अगर ये नहीं रहेगा तो फिर सांस लेंगे, ठीक है, छोड़ने का समय ये फूल भी नहीं करेगा, मुंह इसका खुल भी नहीं करेगा। ये रहता है तो मुंह खोले रहता है, श्वासन गया आया, गया आया। ठीक है, अब आता है सवाल कि यह जो है ट्रेकिया, यह किस चीज का बना होता है। जैसे हमारा नाक बना हुआ था, अगला हिस्सा उपास्थि का, पिछला हिस्सा अस्थि का, लेकिन ये ट्रेकिया जो है ये किस चीज का बना हुआ है। अब यहाँ पर कठोर हड्डी होगा तो हानि पहुंचाएगा, हानि पहुंचा देगा। ठीक है, नॉर्मल हड्डी रहेगा, कोमल हड्डी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यह किस चीज का बना होता है, तो कोमल हड्डी होता है, वहां पर उपास्थि का बना होता है। ठीक है, कठोर हड्डी नहीं होता है। अब यह कोमल हड्डी है तो ये मूव कर सकता है,
यानी लुचबुच कर सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यह हड्डी किस चीज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। क्लियर। ट्रेकिया, ट्रेकिया समझ में आया। अब श्वासन इधर से आया, श्वासन ट्रेकिया तक पहुंचा। अब ट्रेकिया ये जो था ये दो भागों में बट गया। ये कितना भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में बट गया। अब इस ट्रेकिया को क्या कहेंगे, इस ट्रेकिया को क्या कहेंगे, तो ये दो भागों में बटेगा ना, ये दोनों को कहेंगे श्वासनी। क्या कहेंगे, श्वासनी बोले तो ब्रोंक्स। क्या होगा, ब्रोंक्स हो जाएगा। अब ये श्वासन, ये वाला जो श्वासन है, जो श्वासनी है, ये पहुंचेगा कहाँ पर, ट्रेकिया में, फेफड़ा में। कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, फेफड़ा में। तो यानी ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, फेफड़ा में पहुंच गया। अब यहाँ पर श्वासनी में भी उपास्थि उपास्थि बना होता है, क्योंकि यहाँ से एयर जाएगा फेफड़ा में, और फिर एयर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है कि इसी रास्ते से फिर बाहर निकलता है, नासिका से बाहर। कैसे निकलता है ये जो है कि आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पर भी उपास्थि का बना होता है, अपूर्ण रिंग या अपूर्ण वलय या इनकम्प्लीट रिंग बना होता है, इसको सिकुड़ने नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से हवा निकल जाएगा आसानी से, यहाँ से भी हवा निकल जाएगा आसानी से। क्लियर। तो यहाँ पर भी श्वासनी में भी अपूर्ण वलय होता है, यानी इनकम्प्लीट रिंग होता है, जो बना होता है किस चीज का, उपास्थि का बना होता है। बोलो, इतना समझ में आया है, क्लियर। चलिए, तो अब यही चीज के बारे में लिख देते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, ट्रेकिया में, ट्रेकिया में जो कोमल हड्डी होती है वह उपास्थि उपास्थि से बनी होती है। ठीक है, अब इसके काम क्या है हड्डी का होने का, तो लिखेंगे यह क्या लिखेंगे, तो यह यह पहले लिखते हैं, यह अपूर्ण रिंग, अपूर्ण वलय लिखिए, अपूर्ण वलय, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग। ठीक है ना, इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग या अपूर्ण वलय ट्रेकिया में श्वसन जो कोमल हड्डी होती है वह उपास्थि से बनी होती है। यह अपूर्ण वलय होती है। ठीक है, होती है।
तो लिखेंगे यह श्वसन के समय श्वास नली को के समय ट्रेकिया या श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देती है। ठीक है ना, यह श्वसन के समय ट्रेकिया को सिकुड़ने नहीं देती है। यह हो गया। अब लिखेंगे श्वासनी की ट्रेकिया दो भाग में बढ़ जाता था, तो लिखेंगे यह ट्रेकिया यानी यह आगे चलकर दो भागों में बट जा रहा था, जिसे श्वासनी या ब्रोंकस कहते थे। ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग थोड़ा। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब इसको इरेज करते फिर आगे बतलाना है। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसको इरेज कीजिए, मिटा देते हैं, फिर आगे जो कि बतलाते हैं आप लोगों को। चलिए, अब देखिएगा क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं श्वासनी या फिर ब्रोंकस कह रहे थे। अब यही ब्रोंकस आगे चलकर जो है कि क्या हो जाएगा कि बंट जाएगा, बहुत सारे रचना में बढ़ जाएगा, बहुत सारा। ठीक है, इस तरह से जो है कि बढ़ जाता है, पतला 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 बहुत सारा। दोनों साइड बटेगा, एक साइड नहीं बटेगा, दोनों साइड बढ़ जाएगा। तो यही श्वासनी आगे चलकर बहुत सारी रचनाओं में बढ़ जाता है, यानी कि यही ब्रोंकस आगे चलकर यह श्वासनी फेफड़ा में एंट्री किया और आगे चलने के बाद बहुत सारा रचना में बढ़ जाता है, और इस रचना को कहते हैं ब्रोंकिओल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकिओल्स कहते हैं, या फिर कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? ब्रोंकिओल्स या श्वसनिका कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रोंकिओल्स। देखो, ये श्वासनी है या ब्रोंक्स है, और यही ब्रोंकस अंदर फेफड़ा में एंट्री करके दोनों में करने के बाद क्या होगा, तो कई बहुत सारी पतली पतली रचना में बढ़ जाएगा, और इसी रचना को कहते हैं ब्रोंकिओल्स या फिर ब्रोंक्स कहते हैं। तो लिख लो यहाँ पर श्वासनी का। क्या लिखेंगे? श्वासनी का या ब्रोंकिओल्स। ब्रोंकिओल्स कहते हैं। ब्रोंकिओल्स कहते हैं। देखिए, समझ में आ गई इतना बातें। अब इसी ब्रोंकिओल्स के ऊपर में इस सिरा पर स्थित होता है अंगूर के समान, यानी कि अंगूर की तरह वायुकोश। क्या होता है? वायुकोश। इस तरह से स्थित रहेगा, इस तरह से अंगूर की तरह। देखो, ये अंगूर का गुच्छा हो गया, गुच्छा तो करना ही हो गया, और ऊपर में ऐसे ऐसे अंगूरवा लटका रहता है। तो अंगूर के समान, अंगूर के गुच्छा नियन यह लटका हुआ रहता है सिर पर। इसको कहते हैं वायुकोश। क्या कहते हैं? वायुकोश या फिर एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु कोश कहिए या फिर एल्वियोलाई कहिए। क्लियर। तो देखिए फिर समझिए ध्यान से, ये ट्रेकिया था, ट्रेकिया श्वसन तक आ गया, श्वसन आ गया ट्रेकिया तक, सांस कहाँ तक, हवा कहाँ तक आ गया, ट्रेकिया तक। ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में बट गया। इसको कह रहे थे, इसको कह रहे थे क्या चीज, तो श्वासनी क्या कह रहे थे, यानी ब्रोंक्स कह रहे थे। अब यही ब्रोंक्स दोनों घुस गया कहाँ पर, फेफड़ा में, फेफड़ा में चला गया। अब यही आगे चलकर ब्रोंक्स जो है कि बहुत पतली पतली रचना में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं श्वासनिका या ब्रोंकिओल्स कहते हैं। अब इसी ब्रोंकिओल्स के सिरों पर, शीर्ष पर जो है कि अंगूर के समान, अंगूर के गुच्छे के समान रचना होती है, जिसे कहते हैं वायु कोश। क्या कहते हैं, वायु कोश कहिए या फिर एल्वियोलाई कहिए। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई जो होता है ना, इसी को पसंद है ऑक्सीजन। ये कहता है खाली हम ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन भाई हमको चाहिए, ऑक्सीजन को, जैसे कि बोलते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, उसी तरीके से वायु कोश को वायु पसंद है, ठीक है। कौन सा वायु, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, यानी O2 खाली इसको पसंद है। वायु में क्या क्या आ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। वायुमंडल से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंट्री करेगा, नाइट्रोजन भी एंट्री करेगा, ऑक्सीजन भी एंट्री करेगा, क्योंकि ये सब मिक्स है, मिश्रण है, और सब एंट्री करता है। लेकिन इसको पसंद है क्या चीज, ऑक्सीजन, वायु कोश को। अब ये दोनों को साइड कर देगा, यानी कि इसको लतिया देगा, लतिया के कहेगा तू हट दोनों ग्रह, खाली ऑक्सीजन भाई आओ हमारे जोड़े। और यहीं पे टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ऑक्सीजन कार्बन ये क्या बोलते हैं, रक्त देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। अब उससे जाकर क्या करेगा, यह अभिक्रिया कर लेगा, संपर्क बना लेगा, संबंध स्थापित करेगा, बना लिया संपर्क। अब ये ऑक्सीजन मिल गया किससे, ऑक्सीजन से, बोले ऑक्सीजन मिल गया किससे, ब्लड से यानी रक्त से, और बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगा कहाँ तक, तो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। और शरीर के सभी कोशिकाओं में क्या स्थिति बतलाते हैं, कोशिकीय ईंधन। अब कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, C6H12O6 होगा। आप देखिए अब पहुंच गया ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गया कहाँ तक, कोशिकीय ईंधन तक। अब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सी अलग हो जाएगा। अब ऑक्सीजन किसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा, विखंडन कर देगा। अब विखंडन करके क्या करेगा बताइए, विखंडन करेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ये सारी चीजें मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और जल मिल गया, मिल गया। अब ऊर्जा मिला, जल मिला, तो ये तो ठीक ठाक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो अब इसे कोशिकाओं के द्वारा शरीर से फिर से बाहर निकाला जाता है। कैसे, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ तो समझ में आ गया ना आपको। तो अब लिखिएगा, ब्रोंकोस तक लिख दिए थे, ब्रोंकोस तक लिखे थे ना, तो लिखेंगे ये वाला ब्रोंकस, तो लिखेंगे यह ब्रोंकस या श्वासनी श्वासनी आगे चलकर दो, आगे श्वासनी आगे चलकर फेफड़ा में पहुंचता है, ठीक है।
पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंच गया, फेफड़ा में पहुंचता है और पतले पतले रचना में बट जाता है जिसे, बोलिए जिसे क्या कहेंगे, बोलिए, पतले पतले रचनाओं में, यहाँ लिख दीजिए, रचनाओं में बढ़ जाता है जिसे श्वासनिका या ब्रोंकियोल्स ओल्स कहते हैं। अब लिखेंगे इन्हीं श्वासनी का या ब्रोंकियोल्स के सिरों पर अंगूर की गुच्छा गुच्छा के समान वायुकोश 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 या एल्वियोलाई 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 होता होता है होता है। अब इस एल्वियोलाई का काम क्या था बताइए, एल्वियोलाई होता है, लिखेंगे यह वायुकोश यह वायुकोश शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्रहण कर रक्त तक पहुंचाता है, पहुंचाता है, रक्त तक पहुंचाता है और रक्त से मिलता है कौन, ऑक्सीजन, मिल गया। अब लिखेंगे रक्त से अभिक्रिया कर, क्या लिखे, इधर मिटा दे, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए अब देखिए, रक्त से अभिक्रिया कर लिखेंगे रक्त, अब कौन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं यार आप, ऑक्सीजन रक्त से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। अब क्या होगा बताइए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी और लिखेंगे यहाँ पर, और शरीर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। अब क्या होगा, लिखेंगे कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 कोशिकीय ईंधन, कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकीय ईंधन को, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा होगा जिससे एटीपी यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा बात समझ में। ऊर्जा प्राप्त होता है। फिनिश। अब ये क्या क्या निर्माण कर रहा था, ये भी लिख दे। ये हो गया, ऊर्जा प्राप्त होता है, इसको और लिखना चाहिएगा। तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऑक्सीकरण होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्त होता, ऊर्जा प्राप्त होता है। लिखिए लो तुम, जिससे CO2 H2O और जल प्राप्त, सॉरी, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब क्या करेगा, तो अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन था हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ दिया था और हीमोग्लोबिन अलग हो गया था। अब हीमोग्लोबिनवा जो है कार्बन से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, किससे अभिक्रिया करेगा, कार्बन से अभिक्रिया करेगा, और करेगा और बनाएगा क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। तो लिखेंगे लिखेंगे कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से हीमोग्लोबिन हीमो हीमोग्लोग्लो ग्लो हीमोग्लोबिन
अभिक्रिया कर कार्बोक्सी 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 हीमोग्लोबिन बनाती है ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को फिर से किधर, फिर से फेफड़ा में आएगा, और ये फेफड़ा में जो वायु को कार्बन नाइट्रोजन को साइड करके छोड़ लेता है, अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को छोड़ लेता, उसको इसे उठाएगा, ये पहुंचा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंचा। अब इसमें से यानी कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से ना जाएगा, तो किस रास्ते से आया था, जैसे जैसे बतलाए थे क्या कि ये ऐसे आया, वायु को उसमें पहुंचा, हवा ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को छोड़ा, और रक्त से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचाया, बनाया, और कहाँ पहुंच गया, तो रक्त में, यानी रक्त के शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहां पे हीमोग्लोबिन साइड हो गया, और ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज को तूड़ा, तो तूड़ेगा तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना। अब क्या किया, अब क्या हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लिया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। अब जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से अब कहाँ चला गया, तो यानी कि कोशिका में बना, कोशिका से बना, अब कोशिका के द्वारा बाहर आएगा, तो कोशिका से बाहर आया, कहाँ पहुंच गया, फेफड़ा में पहुंचा, यानी कि फेफड़ा में वायु कोष में एंट्री किया, वायु कोष में, वायु कोष के तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं, ये तो पहले से लात मारेगा उसको, हीमोग्लोबिन को रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अब फिर वायु कोष से होते हुए कहाँ पहुंच गया, तो ये ब्रोंकियोस में श्वासन, आश्वासन होते हुए फिर कहाँ चला गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, और इधर से जो आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, सब मिल गया, सबको एक लत मार के फिर श्वसनी से कहाँ आ गया, श्वासनी में आया, श्वासनी से कहाँ गया, ट्रेकिया में आएगा, दोनों ओरिया से आएगा, ये ना कि एक ओरिया से आएगा, ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से फिर लेनिक्स में आया, कंठ द्वार में आया, और कंठ द्वार जुड़ा हुआ है किससे, नासिका से जुड़ा हुआ है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल गया, नासिका से निकल गया, और यह प्रक्रिया लगातार प्रतिदिन चलते रहती है। ये समझ में आया, तो फेफड़ा का कार्य समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, और कुछ छूटा है नहीं, चलो इसका शॉर्ट स्कॉन लो, हो गया, चलो इसको इरेज कीजिए, अब बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, हल्का थोड़ा सा बचा हुआ है, ट्रेकिया पूरा खत्म हो गया, ट्रेकिया में इतना ही चीजें होती है, समझ में आ गया ना, जिस रास्ते से आया था ऑक्सीजन, उसी रास्ते से फिर हम इसको बाहर निकाल भी दिए, निकाला है कि नहीं निकाले, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो फेफड़ा का रचना पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे फेफड़ा का रचना, देखो ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, इसमें कुछ है नहीं, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, अब ये बच गया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे फेफड़ा का रचना। अब फेफड़ा का रचना कैसे होता है, देखो ये फेफड़ा जो दिख रहा है, फेफड़ा दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए फेफड़ा क्या करता है, सिकुड़ता है, फूलता यानी कि सिकुड़न है, शीतलन है कि नहीं, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी कि इसमें घर्षण हो रहा है, लगातार हो रहा है ना, तब जब घर्षण होगा, ऐसा समझिए, जब किसी चीज को हम लगातार घसते हैं, घर्षण कराते हैं, तो वो खियाता है ना, खियाता है ना,
यानी कि खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब ये लगातार जो है क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो ये भी खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोनो आया, देल फट दिया काफी पे, ये फेफड़ा पे दिया हुंचा के कस के, चाहे हम लोग एक्सीडेंट वगैरह ऐसा करते हैं तो चोट उट लग जाएगा, चोट उट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो इस सब से कौन बचाएगा इसको, इसको कौन बचाएगा, फेफड़ा को कौन बचाएगा। तो इसके ऊपर में होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। इस तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका नाम लिख लीजिए प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या लिख लीजिएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन लिख लीजिए यहाँ पे। प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। अब इस प्लूरल मेम्ब्रेन में देखो, ये वो गुफा बना कि नहीं बना, प्लूरल मेम्ब्रेन को ही फिर बोलते हैं क्या चीज, तो पेराटाइल बोलते हैं, क्या कहते हैं, पेराटाइल भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पेराटाइल, पेराटाइल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ई फेफड़ा और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में वो गुफा बना के नहीं बना, बनू गया। इस गुफा में भरा होता है द्रव, क्या भरा होता है, इस तरह से द्रव भरा होता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं म्यूकस, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो म्यूकस कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए म्यूकस, म्यूकस। अब यही सब जो है कि क्या करता है, हमें चोट से, घर्षण से बचाता है, यही है। तो इधर जो बना हुआ है रचना है, वो इधर भी बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों साइड बन जाएगा। इसलिए इधर खाली रख के बना रहे थे इसको समझाने के लिए, और इधर बना रहे थे। तो जो चीज इधर होगा वो चीज इधर भी होगा, इधर वायु कोश है तो इधर भी वायु कोश होगा, इधर श्वासनिका है तो इधर भी श्वासनिका होगा, इधर प्लूरल मेम्ब्रेन है तो इधर भी प्लूरल मेम्ब्रेन होगा, इधर म्यूकस है तो इधर म्यूकस होगा। अब जो ये गुफा बन रहा था ना, इस गुफा को कहेंगे क्या पता है, प्लूरल गुफा, क्या कहेंगे, तो लिख सकती है यहाँ पर प्लूरल गुफा। क्लियर। इस गुफा के अंदर भरा हुआ है क्या, म्यूकस, क्या भरा हुआ है, म्यूकस भरा हुआ है, जो हमें घर्षण और चोट होने से बचाता है। अब यही चीज को जो है कि लिखना है, लिख दो। यह दो प्रकार के होते हैं, अब ये क्या है, ये जो है ये सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, यानी कि ये स्पॉन्जी है, तभी तो सिकुड़ रहा है फिर फूल रहा है, सिकुड़ रहा है फूल रहा है। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग होता है गुलाबी, कैसा होता है, गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो गुलाबी इसका होता है, रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। और इसका आकार जो होता है कैसा होता है, तो थैले नुमा होता है, ठीक है ना, थैली नुमा होता है, ये थैलिए ना है एक तरह से, इसके अंदर में ये सब होता है, नहीं है, थैली नुमा होता है। तो अब लिखेंगे क्या बोलते हैं इसको, यह स्पॉन्ज गुलाबी और थैली नुमा होता
है, थैलीनुमा होता है। अब क्या लिखेंगे बोलो, थैलीनुमा होता है। अब देखिए ये जो गुलाबी है ना, गुलाबी गुलाबी है ना, तो ये गुलाबी गुलाबी कब तक रहेगा, जब तक आप स्मोक नहीं कीजिएगा तब तक रहेगा। जब आप लगातार स्मोक करना शुरू कर दीजिएगा तो ये गुलाबी से हो जाएगा काला, काला यानी कि ब्लैक हो जाएगा पूरा तरह से, है ना। हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवारे, ये नहीं होगा। हम काले हैं तो क्या हुआ मरने वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ मरने वाले हो जाएगा, क्योंकि ये गुलाबी अब नहीं रहेगा। ऑब्वियसली सी बात है, सिंपल सा बात है, साधारण सा बात है कि जब आप स्मोक कीजिएगा तो फेफड़ा आपका गुलाबी से कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, और आपका ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो ये हो गया। तो यह स्पॉन्ज और गुलाबी और थैलेनुमा होता है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब लिखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या पेरेटाइल, पेराटाइल, पेराटाइल, पेराटाइल पतली झिल्ली से, पतली झिल्ली से ढका होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ा के बीच एक गुफा का निर्माण होता है, जिसे प्लूरल गुफा कहते हैं। ठीक है, प्लूरल गुफा कहते हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, आप अपने कॉपी में यहाँ से लिखना शुरू कीजिए नीचे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं। अब लिखेंगे प्लूरल गुफा, लिखेंगे क्या, प्लूरल गुफा, प्लूरल गुहा, या पे गुहा लिखिए, गुहा ठीक रहेगा, गुफा नहीं लिखिए, गुहा, 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 प्लूरल गुहा में, प्लूरल गुहा में उपस्थित द्रव को म्यूकस, म्यूकस कहते हैं। यह म्यूकस घर्षण और चोट से, चोट से बचाता है। ठीक है, चोट से बचाता है। ये हो गया रचना, फेफड़ा का रचना, बोलिए समझ में आ गया। जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फटाक से। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। श्वसन तंत्र, मनुष्य, मनुष्य का श्वसन तंत्र कंप्लीट अब पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक था, पूरा कंप्लीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये पूरा समझा दिए हम अच्छा से। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर इसको हम लोग लिख, आप पढ़ेंगे क्या चीज, उच्छ्वास और प्रच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, उच्छ्वास और प्रच्छ्वास क्या होता है ये समझ लेंगे।
उच्छ्वास और प्रच्छ्वास क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे श्वासन की क्रिया, क्या लिखेंगे, श्वासन की क्रिया किस तरह से होती है ये लिखेंगे। लिखेंगे श्वासन की क्रिया। आ जाइए श्वासन की क्रिया करते हैं। तो लिखेंगे श्वासन की क्रिया, श्वासन की क्रिया दो दो चरणों में पूरी होती है। ठीक है, लिखिएगा 2 चरणों में पूरी होती है, तो कौन कौन होगा। एक होगा प्रच्छ्वास, एक होगा उच्छ्वास। यही ना होगा दुगो, है क्लियर। प्रच्छ्वास एक होगा उच्छ्वास, एक होगा उच्छ्वास, ये हो गया। आप समझिएगा प्रश्वास में क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे क्या पता है, लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन यानी O2 को ग्रहण कर फेफड़े से, क्या लिखेंगे इसमें, फेफड़े से रक्त तक ले जाया जाता है। अब इसमें क्या होता है पता है, प्रच्छ्वास में, प्रच्छ्वास में लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं, यानी CO2 को, CO2 को CO2 को CO2 को कोशिकाओं कोशिकाओं के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा फेफड़े से बाहर निकाल दिया जाता है। बोलो ऐसे ही होता है कि नहीं, है ऐसे ना होता है। कोशिका में बना कार्बन डाइऑक्साइड, अब कोशिका से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, है। चलो इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे इसी में प्रच्छ्वास में ही, प्रच्छ्वास में लिखेंगे पता है, प्रच्छ्वास में, प्रच्छ्वास के समय 3 प्रकार के कार्य होता है। प्रच्छ्वास के समय कितने प्रकार का कार्य होगा, 3 प्रकार का कार्य होगा। कौन कौन सा होगा उसको जानते हैं, तो एक अलग से हेडिंग डाल लीजिए, प्रच्छ्वास, प्रश्वास। तो यहां पे लिखेंगे इसके समय 3 प्रकार के कार्य होते हैं। बोलिए इतना समझ में आ गया, 3 प्रकार के कार्य होते हैं। अब कौन कौन सा कार्य होगा वो समझते हैं। पहला, जब अब ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, अच्छा से समझिए। जब हम लोग श्वासन करते हैं, श्वासन करते हैं, तो जब सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं
पहले ये समझ लीजिए, सांस से पहले ये समझिए, जो वच गुहा और उदर गुहा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसमें ये आएगा तभी जाकर प्रश्वास उच्छ्वास समझ में आएगा। क्या बोले हैं? उदर गुहा और वच गुहा। वच गुहा में क्या होता है? तो वच गुहा में फेफड़ा और हृदय यह दोनों स्थित होता है। और उदर गुहा में क्या होता है? तो उदर गुहा हम पढ़ाए थे, पाचन पढ़ा रहे थे तब। एक मिनट, हाँ, तो ये बता रहे थे प्रश्वास और उच्छ्वास के बारे में, वच गुहा और उदर गुहा। वच गुहा जो होता है ना, इसमें बतलाए हैं क्या क्या होता है। फेफड़ा होता है और होता है हृदय होता है, ये दोनों स्थित होता है, बंद होता है। वच उदर गुहा में होता है क्या? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, ये सारी चीजें जो कि होती है। अब इस दोनों को अलग करके कौन रखता है? अलग करके कौन रखता है? वच गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है? दोनों को अलग करके कौन रखेगा? तो उसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम ये क्या करता है? वच गुहा को उदर गुहा से अलग करके रखता है, ठीक है। अब डायफ्राम कभी कभी टूट जाता है तो मनुष्य की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है तो समझिए। अब देखिए, क्या बोलते हैं उसको, जब एक्सीडेंट व्यक्ति करता है तो देखते हैं कि सब उसका ठीक ठाक है ना। क्या हुआ कि सब बॉडी का पार्ट सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी उसका डेथ हो गया। कैसे डेथ हो गया? क्योंकि उसका डायफ्राम जो है वो टूट जाता है। अंदर वाला जो डायफ्राम होता है, अंदर में डायफ्राम होता है, वो टूट जाता है। अब टूट गया, अब तो टूट गया तो मृत्यु हो गया। कैसे? क्योंकि ये डायफ्राम जो होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है? संकुचित होता है। संकुचित होकर वो चपटा हो जाता है, यानी कि संकुचित होगा, चपटा होगा, तो यानी कि उदर गुहा जो है उसको क्या करेगा? दबा देगा नीचे, जिससे क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ नहीं जाएगा? तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो यानी फेफड़ा का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं बढ़ जाएगा है? उसके बाद जब हम लोग सांस लेते, इसी की वजह से क्या होता है कि अब डायफ्राम तो सिकुड़ गया, संकुचित हो गया, था आसानी से क्या हो गया? आयतन उतन वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, ऑक्सीजन ले लिए। और जब छोड़ने का बारी आता है तो डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है, यानी कि शीतलन होता है। शीतलन होता है, बस ये क्या होता है कि फैल जाता है। फैलता है तो यानी कि वक्ष गुहा का जो भाग था, जो आयतन था उसका, वो कम हो गया। फेफड़ा का भी आयतन क्या हो गया? कम हो गया। और उदर गुहा का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइ जो होता है क्या होता है? आसानी से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते हैं। और जब डायफ्राम टूट गया, ऑक्सीजन तो चला आया, और जब निकलने का बारी आया कार्बन डाइऑक्साइड का, निकल पाया? नहीं निकल पाएगा। तो जब बतलेबे कर रहे हैं हम बार बार कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अब नहीं निकलेगा तो क्या होगा? मनुष्य डेथ करेगा कि नहीं करेगा? अब समझ में आ गया कि डायफ्राम टूटने से मृत्यु कैसे हो जाती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग श्वासन करते हैं तो ये जो हमारा 12 जोड़ी पसली होता है, 12 जोड़ी जो पसली होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाएगा। जैसे कि देखो, हम जैसे ही ऊपर में सांस खींचेंगे, देखो 12 जोड़ी पसलियां मेरा बाहर आ गया, बाहर आ गया, यानी डायफ्राम क्या हो गया? संकुचित हो गया। संकुचित हुआ, जिससे क्या हुआ? मेरे फेफड़े का आयतन बढ़ गया, यानी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, उदर गुहा का आयतन घट गया। जैसे ही ऑक्सीजन छोड़े वैसे ही क्या हुआ? डायफ्राम का आयतन बढ़ गया। डायफ्राम का आयतन बढ़ गया, ऑक्सीजन छोड़े, डायफ्राम का आयतन बढ़ गया, यानी उदर गुहा का आयतन बढ़ जाएगा।
जस्ट उसका उल्टा। जैसे ही सांस लेंगे यानी संकुचित हुआ, कौन? डायफ्राम। जैसे ही छोड़े तो शीतलन हो गया, नहीं हो गया। जैसे ही संकुचित करेंगे तो डायफ्राम, जैसे ही हवा ऊपर लिए थे डायफ्राम का आयतन जो संकुचित हो गया डायफ्राम, जिससे क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा किसका? वक्ष गुहा का। और बढ़ेगा तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाएगा। 12 जोड़ी बस लिया बाहर आ जाएगी। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो उधर गुहा का आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा, उधर गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और डायफ्राम का आयतन, डायफ्राम क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो यही दुगो होता है वक्ष प्रश्वास में 3 कार्य होता है। तो लिखेंगे पहला, प्रश्वास के समय, प्रश्वास के समय प्रश्वास के समय 12 जोड़ी पसलियां बाहर की ओर निकल जाती है, निकल जाती है ना। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा में क्या बोले थे, बोलो? दूसरा में बोले थे वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है, बताइए? तो लिखेंगे वक्ष, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग डायफ्राम, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग डायफ्राम करता है। ठीक है, यहाँ होता है डायफ्राम, इस तरह से बना होता है। ये रहता है डायफ्राम, इस तरह से बना रहेगा। ये दोनों ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, ये डायफ्राम है। ये नीचे हो गया उदर गुहा, ऊपर हो गया वक्ष गुहा। ठीक है, ये ऊपर में है वक्ष गुहा और इसी के पास में होता है दिल, ऐसे स्थित रहता है। वक्ष गुहा उदर गुहा के पास बंद रहेगा और उदर गुहा के नीचे रहता है यकृत, अग्नाशय, ये सब रहता है। तो यही दोनों रहता है। जब सांस लेंगे तो सीना का 12 जोड़ी पसली जो होता है बाहर निकलेगा और आयतन इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? संकुचित होकर नीचे दब जाएगा, चपटा हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन छोड़ेंगे, है ना, सांस छोड़ेंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो उधर इसका आयतन कम हो जाएगा। किसका? इसका, वक्ष गुहा का। इसका आयतन बढ़ जाएगा उधर गुहा का, और डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम का फैलाव हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें हो गया अलग करता है। अब ये डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको जल्दी से ना शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, चलिए ले लिए। अब देखिए इसको इरेज करते हैं। तो फिर लिख पाएंगे ना? नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, फिर समझा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए डायफ्राम के बारे में लिख रहे हैं, थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में समझ लीजिए। डायफ्राम, ये डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम जो है कि इसका आकार होता है गुंबद के आकार। कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है गुंबद की तरह होता है। तो लिखेंगे डायफ्राम का आकार गुंबद की तरह होता है, होता है। अब लिखेंगे इसके संकुचित, इसके संकुचन, इसके संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन
आयतन बढ़ जाता है। हो गया, सिंपल, खत्म। अब हो गया, दुगो हो गया, अब तीसर का लिखेंगे। तीसर का तीन गो कार्य हो रहा था ना, तो अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, उदर गुहा, उदर गुहा के संकुचित होने से, क्योंकि डायफ्राम संकुचित हो रहा था, तो उदर गुहा भी नीचे संकुचित हो जाएगा। तो लिखेंगे उदर गुहा के संकुचित कुचित होने से, उदर गुहा के संकुचित होने से वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जा रहा था, साथ ही फेफड़ा का भी आयतन फेफड़ा का भी आयतन बढ़ जा रहा था। ये हो गया। तो ये होता है आपका किस में, तो प्रसववास में, प्रसववास में होता है। अब उच्छ्वास में क्या होता है, प्रच्छवास तो समझ में आ गया ना। तो ये रहा प्रच्छवास, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हो गया, चलिए अब प्रच्छवास में समझिए क्या होता है। तो देखिए प्रच्छवास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकालना है, तो क्या होगा इसमें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल तरीके से बाहर निकल जाएगा, फेफड़ा के द्वारा जाएगा, फेफड़ा से बाहर निकल जाएगा। ये लिखवा भी दिए, नहीं लिखवा दिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलना होगा तो क्या होगा, उधर गुहा फैलाव होगा, यानी कि डायफ्राम में फैलाव होगा, और शीतलन किस में हो जाएगा, इसमें मतलब संकुचन हो जाएगा इसमें, और फिर ये हवा किधर से निकल जाएगा, नाक से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होकर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं उच्छ्वास। कहानी खत्म। तो यहीं तक था आपका क्या चीज, पूरा श्वासन, ठीक है। अब कोई बोलेगा आपको कि श्वासन क्या होता है, तो आप इस तरह से समझा दीजिएगा, श्वासन तंत्र किससे कहते हैं या श्वासन तंत्र क्या होता है, तो यही चीज सब लिखना है हमें। और बताइए इससे ज्यादा हम क्या बतलाएं, मतलब कि एक एक पॉइंट अंदर जा जाके विस्तार विस्तार से जो है कि आपको बतला दे रहे हैं, अच्छा तरह से समझा दे रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है कि कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो नहीं बन पाए, अच्छा तरह से बना दीजिएगा, एकदम ढक ढका के बनाइएगा, है कि नहीं, ठीक है। और आप लोग भी बना लीजिएगा आसानी से, आप लोग अपना नोट्स बनाइए। और यह चैप्टर श्वासन जो था हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका हुआ है, इसका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर है वो हम करवा देंगे, ठीक है। और ये सब वीडियो, जितना भी इसका वीडियो बन रहा है, ये सारे वीडियो जो है कि आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट होगा बायोलॉजी क्लास 10, ठीक है, उसमें जाकर देखिएगा, बायोलॉजी क्लास 10 लिखा होगा, उसी में ये सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर 1 का भी और चैप्टर 2 का भी, ठीक है। वहां पर जाकर आसानी से आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, कुछ ऐसा है जो कुछ और मतलब पूछना उछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए पूरा, शुरू से अंत तक जितना पढ़ाए हैं। तो देखिए हम लोग नाक से श्वासन कर रहे थे, नाक से बस 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, श्वासन कर इसको समझ के देखिए, नाक से श्वासन कर रहे थे, नाक से जब श्वासन कर रहे थे तो ये देखिए नाक है, ये मुख है, नाक और मुख का जहाँ भाग मिल रहा था उसे क्या बोल रहे थे, कंठ द्वार कर रहे थे। कंठ द्वार कुंभ के पास में स्थित था फेरिंग्स, फेरिंग्स से हवा होता हुआ कहाँ चला गया, तो श्वास लेरिंग्स तक, लेरिंग्स को बोल रहे थे स्वर यंत्र, नहीं बोल रहे थे।
अब आगे श्वासन कहाँ तक, ट्रेकिया तक। ट्रेकिया को बोलते हैं श्वासन नली। अब श्वास नली में क्या है बताइए, तो श्वास नली से होते हुए हवा कहाँ तक चला गया, श्वासनी तक। श्वासनी को बोलते हैं ब्रोंकियोस, ब्रोंक्स, क्या करते हैं ब्रोंक्स। अब यही ब्रोंक्स फेफड़ा में पहुंच रहा था तो दो भागों में बट रहा था, दो भागों में बट रहा था। तो ब्रोंक्स जो है कि फेफड़ा में जाने के बाद बहुत सारी रचनाओं में बढ़ जा रहा था, इसी को बोलते थे श्वसनी, क्या यहाँ पे ब्रोंकियोस कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। अब इस ब्रोंकियोस के सिर पर अंगूर के गुच्छे के समान बहुत सारे वायुकोश स्थित थे, है ना। अब इसी को बोले थे एल्वियोलाई। अब ये वायुकोश क्या कर रहा था पता है, ये वायुकोश केवल और केवल ऑक्सीजन को ले रहा था। ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गया, वायुकोश तक। हवा कहाँ तक पहुंच गया, वायुकोश तक। अब ये इसको वायुकोश को पसंद था ऑक्सीजन, और कार्बन नाइट्रोजन को हटा दे रहा था और ऑक्सीजन को ले रहा था। और इसी के पास में स्थित था क्या, कार्बन रक्त, ब्लड। और ब्लड अभिक्रिया कर रहा था किससे, ऑक्सीजन से, और बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह रक्त पहुंच गया कहाँ पर, तो हमारे शरीर के कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंच गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी अलग और हीमो अलग, दोनों अलग हो गया, और ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब ऑक्सीजन जो है कि ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज का क्या करेगा, विखंडन करेगा, तोड़ेगा, जलाएगा, कोशिकीय ईंधन को जलाएगा, और जलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी, एटीपी मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, जिससे हम लोग दिन भर चार्ज रहते हैं, खा पी के टंच रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये कोशिकीय ईंधन होता है तो वहां पर निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और होता है ऊर्जा। लेकिन हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। अब उसको क्या करेगा, लेगा शरीर से, कोशिकाओं के द्वारा शरीर से फिर से बाहर निकालेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा वायुकोश में, हीमोग्लोबिन पहुंच रुक गया वहीं पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको पसंद नहीं है, इसको निकालेगा। और जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था और नाइट्रोजन था, उस सब को श्वसनी से होते हुए ट्रेकिया, और ट्रेकिया से लेरिंग्स, और लेरिंग्स से होते हुए कहाँ पर, नासिका छिद्र से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। और यह प्रक्रिया लगातार होते रहती है कि नहीं होती है। आप पढ़ते हैं इसके बारे में, फेफड़ा के बारे में, फेफड़ा की रचना। फेफड़ा की रचना, अब जैसे कि हम लोग बाहर से खेलते हैं, कूदते हैं, अब क्या वो कोनो मार दिया दे फैल फेफड़ा पर, तो फेफड़ा कहाँ नहीं पहुंचेगा, बार बार ये शिथिलन कर रहा है, संकुचन कर रहा है, तो ये घर्षण लगातार हो रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो प्रोटेक्ट करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगा ये वाला काला वाला हिस्सा। अब क्या बोलते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन और ये फेफड़ा के बीच में गुफा बन गया, जिसे बोले थे प्लूरल गुफा बोले थे। इस प्लूरल गुफा में था द्रव, जिसको बोले थे म्यूकस, और यही म्यूकस जो है कि बाहरी चोट से और घर्षण से बचा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद बतलाएं क्या चीज, तो फेफड़ा और ये दिल, ये वक्ष गुहा में बंद था, और वक्ष गुहा और उदर गुहा में बंद था क्या चीज, यकृत वगैरह ऐसा छोटिया सा बंद था। अब ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग कौन करा था, डायफ्राम, डायफ्राम अलग करा था। जब हम लोग सांस ले रहे थे तो पसलियां हमारी बाहर जोड़ी बाहर निकल रही थी, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा था, तो डायफ्राम क्या हो रहा था, संकुचित हो जा रहा था, यानी उदर गुहा भी संकुचित हो जा रहा था, नहीं हो जा रहा था, पहला था। दूसरा था क्या, तो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग कर रहा था डायफ्राम, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा था और उदर गुहा का आयतन कम हो जा रहा था, नहीं हो जा रहा था। तो तीनों बतला दिए, यही जो कि बताते वक्ष गुहा में स्वच्छवास उच्छ्वास में क्या बतलाते, प्रच्छ्वास खत्म, अब बताए उच्छ्वास। उच्छ्वास में बतलाते कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो डायफ्राम का फैलाव होगा, वक्ष गुहा का सुगरण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाहर निकल जाएगा। यही सारे बतलाए थे, इतना ही चीजें बतलाए थे, कहानी खत्म। समझ में आ गया आप लोग को भी, ऑनलाइन वालों को भी, यही था इसका कहानी। चलिए अब इतना ही पर क्लास को ऑफ करते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है, जय हिंद।